वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया ज़ुल्फ़िकार खान। व्यूज़, आप सबको 75वां यौम आज़ादी बहुत बहुत जो है वो मुबारक हो। आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसमें हम एक जायज़ा लेंगे अब तक जो हमने 75 सालों में निज़ाम हुकूमत, तर्ज़ हुकूमत, उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ ख़ारजा पॉलिसी, इकॉनमी, उसके बाद परफॉर्मिंग आर्ट्स, पाकिस्तान में किस तरह एवोल्यूशन आ रही है और किस तरह हम बेहतरी की राह पर गामजन हैं और क्या हम अचीव कर सकते हैं इन सारी फील्ड्स में। तो इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के जो हमारा पहला हिस्सा है उसमें हमारे साथ सुहेल वड़ाइच साहब होंगे, उनसे बात करते हैं एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि पॉलिटिकली हम कहाँ खड़े हैं इस वक्त। वड़ाइच साहब, वेरी वार्म वेलकम टू द प्रोग्राम एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग द टाइम फॉर अस। वड़ाइच साहब, 75 साल मुल्क व कौम की ज़िंदगी में कहा जाता है कोई बहुत बड़ा अरसा, लंबा अरसा जो है वो नहीं है। अगर हम अपनी बात करें, 25 साल मुस्तकिल हमारे पास कोई आइन जो है वो मौजूद नहीं था, कोई फाउंडेशन नहीं थी, कभी एक सिस्टम कभी दूसरा सिस्टम। क्या ये वजह है कि जो आज हम मुश्किलात का हमें सामना है, या जो हम बात करते हैं कि जो तरक्की हमें अचीव करनी चाहिए थी वो नहीं अचीव कर सके, क्या दैट स्टैंड्स एज वन ऑफ द मेजर रीजंस, एज अ फाउंडेशन रीजन? डॉक्टर साहबा, मेरा ख्याल है कि दो बड़ी रीज़न जो हैं 75 सालों में हमें मुश्किलात पेश आई। एक तो बिल्कुल आइन का ना बनना, क्योंकि शुरू से जो डायरेक्शन तय होनी थी वो ना हो सकी, और दूसरा जंगें, क्योंकि इसके बाद मार्शल लॉ में भी हमने इकनॉमिक प्रोग्रेस की थी, जो 1960 का मार्शल लॉ था, 58 का, लेकिन जो 1965 की जंग थी उससे हमारी जो सारी प्रोग्रेस है वो ख़त्म हो गई। तो दो वजूहात हैं बुनियादी, जंगें और आइन का ना बनना। अच्छा वड़ाइच साहब, एक जंगे आइन का ना होना, उसके बाद ये हमने जो एक आपस में टॉस देखा है, जमहूरियत आ जाती है, फिर आमरीत आ जाती है, फिर खींचातानी जो है वो सिस्टम में हमने देखी है, होती रही है। और अनफॉर्चुनेटली जो हमने यहाँ देखा है कि जो पॉलिटिशियन आता है, जो डेमोक्रेसी को एडवोकेट करता है, वो आमिर बनने की कोशिश करता है, और जो आमिर आता है वो कहीं उसको डेमोक्रेटिक निज़ाम जो है उसको फैसिलिटेट करने का जो है वो उसके अज़ाइम वहाँ पे नज़र आते हैं। आप क्या देखते हैं, इज दैट ऑल्सो एन इशू? हम समझ ही नहीं आई कि हम किधर रहे हैं जी। ये और ऊपर से ये दोनों चीज़ों में जो एक कॉमन चीज़ नज़र आई है वो ये है कि वेस्टेड इंटरेस्ट दोनों के जो हैं, पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट, वो नेशनल इंटरेस्ट को ट्रम्प कर गए। ये दुरुस्त आपकी राय जो है, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि जो हमारे यहाँ सियासी लीडरशिप रही या गैर सियासी लीडरशिप रही, डिक्टेटर रहे या हमारे जमहूरी हुक्मरान रहे, दोनों ने ही वेस्टेड इंटरेस्ट के मुताबिक अपनी हुकूमतें की और कोई स्टेबल स्टेट बना नहीं सके, ऐसा मुस्तहकम निज़ाम नहीं दे सके जिससे हम आगे चल सकें। चुनाचे बार बार मार्शल लॉ आए, बार बार हुकूमतें तब्दील हुई और एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगते रहे, लेकिन कोई वाज़ेह डायरेक्शन जो है हम उसकी तरफ नहीं जा सके। सर, इस वक्त अगर हम देखें तो बार बार हमें ये बताया जाता है कि, और हम देख भी रहे हैं कि एक प्रॉब्लम जो इंटेग्रल प्रॉब्लम हमें लग रहा है वो ये है कि हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस की अगर बात देखें, इंस्टीट्यूशनल एवोल्यूशन हमें नज़र आती है कि उसका बहुत फुकदान है। रिफॉर्म्स की हम बातें सुनते रहते हैं, ये सुनते हैं कि जी यहाँ रिफॉर्म आ रहा है, वहाँ रिफॉर्म आ रहा है, जुडिशरी हो या ब्यूरोक्रेसी हो या पार्लियामेंट हो, वहाँ पे जो एवोल्यूशन है वो आप क्या समझते हैं क्यों नहीं आ सकी? वहाँ पे वही माइंडसेट्स जो कि पिछले कितने सालों से प्रिवेल कर रहे हैं वो इवॉल्व क्यों नहीं कर सके? जी सही है, आपकी बात, करना चाहिए था। एक तो ये है कि बहुत कोई विजनरी लीडरशिप नहीं आई जो इस तरह की चीज़ों को इवाल्व कर सके। दूसरा, जो हमारे अदारों की इवाल्व हुए हैं और हमारे सिस्टम के अंदर कुछ बेहतरी आई है एवोल्यूशन से, उसकी वजह दुनिया का एक प्रेशर है, दुनिया के अंदर बेहतरी आई है। आप देखेंगे कि पसन नादरा का निज़ाम बेहतर हुआ है, तो उसकी वजह यह है कि दुनिया के निज़ाम बहुत बेहतर थे, तो हमने कुछ ना कुछ तो बेहतर करना था। इसी तरह आप जो पाकिस्तान आर्मी का सिस्टम देखते हैं, दुनिया की आर्मीज़ का सिस्टम था तो उससे उन्होंने सबक सीखा, लेकिन बदकिस्मती से हमारी जो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस थी और जो पार्लिमानी निज़ाम के जो सरकर्दा लोग थे, इन्होंने दुनिया से सबक नहीं सीखा और इन्होंने अपनी प्रैक्टिसेस को बेहतर नहीं बनाया, जबकि माशरा जो है ओवरऑल
वो बेहतर हुआ है, उसके अंदर तब्दीलियाँ आई हैं, उसके अंदर आप देखें लोगों के रहन सहन में तब्दीली आई, लोगों के मिजाज में तब्दीली आई, तालीमी निज़ाम में तब्दीली आई, औरतों की बेहतर तालीम हुई, बहुत तब्दीलियाँ आई हैं। और गैर महसूस तरीके से हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान पहले से बहुत बेहतर हुआ है, लोगों के लाइफ स्टाइल के अंदर तब्दीलियाँ आई हैं। लेकिन बदकिस्मती से जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम की जो मेन चीज़ें थी वो तब्दील नहीं हुई, हालांकि उनके अंदर भी बेहतरी और मॉडर्निज़म आना चाहिए था, और अगर आता तो बहुत बेहतर होता। सर, आपकी क्योंकि एक बड़ी गहरी नज़र जो है वो रहती है, आप पार्टीज़ को भी देख रहे हैं, आप पॉलिटिक्स को भी देखते हैं, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले सालों में जो है इसमें भी एक एवोल्यूशन जो है वो आएगी, एक ग्रास रूट से वर्कर उठेगा और पार्टी को हेड करने लग जाएगा? क्योंकि असल तब्दीली तो वहीं से आएगी जब तक, बिकॉज ये बड़ा एक कॉमन परसेप्शन है कि दोज एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स वो एक आम आदमी की प्रॉब्लम्स को समझते ही नहीं हैं, वो उसकी जो इश्यूज हैं उनसे वो वाकिफ़ ही नहीं है। डॉक्टर साहब, वक्त आएगा डेफिनेटली, दुनिया में ऐसा वक्त आया है। कनाडा के अंदर जो वहाँ फ्रांसीसी सूबा है क्यूबेक, वहाँ भी यही सूरत हाल थी जिस तरह की पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है। एस्टेब्लिशमेंट से सियासतदानों की लड़ाई थी, क्यूबेक इंग्लिश एस्टेब्लिशमेंट थी और क्यूबेक फ्रेंच थे। लेकिन फिर अल्टीमेटली सियासतदानों ने अपने आप को बेहतर किया, अपनी जो करप्शन से फ्री अपने आप को किया और अपने आप को मॉरली हाई लेके गए। जब आप मॉरली हाई ग्राउंड पे चले जाते हैं तो फिर आपका मुकाबला करना मुश्किल हो जाता है। तो हमें भी अपनी मॉरल हाई ग्राउंड जो है उसको बेहतर करना चाहिए, और तब जाकर उसको बेहतर करेंगे सियासतदान, तभी जाकर वो लड़ सकेंगे और तभी अपना मुकदमा जो है वो भी ज़ोरदार तरीके से पेश कर सकेंगे। अच्छा, बड़ा अच्छा फाइनल क्वेश्चन, अब हमारे यहाँ पे ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट जो है वो होता रहा है, आमरीत जमहूरियत, लेकिन पिछले अब ये तीसरा टेन्योर है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट का कि एक टेन्योर पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। क्या आप समझते हैं कि वी आर डन विद एक्सपेरिमेंट्स और अब ये निज़ाम चलेगा या निज़ाम को अभी भी ख़तरा है? मेरा ख्याल है कि बहुत हद तक सारे फरीक तंग आ चुके हैं कि ये जो बार बार हम मार्शल लॉ की तरफ जाते थे, शायद जो मार्शल लॉ लगाने वाले हैं वही अब इसको मुनासिब नहीं समझते और वो डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन जो है उसके पीछे खड़े हैं और इसको चलाना चाहते हैं। और वाकई ये तीसरा टेन्योर है, पूरे 5 साल जरदारी साहब को भी मिले, नवाज़ शरीफ को भी मिले तकरीबन, और अब इमरान खान को भी मिल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये ट्रांजिशन बेहतर ट्रांजिशन हो रही है और हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और अगर ये टर्म्स भी मुकम्मल होती जाएं, हम पहले तो कभी किसी की टर्म ही मुकम्मल नहीं हुई थी, अगर ये टर्म ही मुकम्मल होती जाए तो इससे भी काफ़ी स्टेबिलिटी आएगी और आइंदा जो है आने वाले दिनों में और भी फिर बेहतरियाँ जो हैं वो मुतवक्को होगी। पहले टर्म की बेहतरी आएगी, फिर आइंदा जो मुदाखलत की बेहतरी है वो भी आना शुरू हो जाएगी। टर्म की बेहतरी है, फिर मुदाखलत की बेहतरी है, तो सिस्टम जो है वो बेहतरी की तरफ गामजन हो सकता है। सोहेल वड़ाइच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, जिस तरह वड़ाइच साहब कह रहे हैं, बेहतरी जो है वो आ सकती है और अगर ये प्रोसेस चलता रहे, इस प्रोसेस में एवोल्यूशन आती रहे, तो हम बेहतरी की तरफ गामजन हैं और बेहतरी आ सकती है। ऑन दैट नोट विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ हफीज़ पाशा साहब मौजूद होंगे। पाशा साहब से बात करेंगे दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर द शॉट। पाकिस्तान के 74 सालों में मौशी बेहतरी आई है या हालात जो हैं वो बद से बदतरीन हुए हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर मौजूद हैं डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया पाशा साहब, नो वन बेटर टू टॉक अबाउट दिस देन यू। पाशा साहब, मुझे ये बताएं कि 70 की दिहाई में अगर हम देखें तो हमने मैन पावर जो है वो अपना एक्सपोर्ट करने पे जोर दिया, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं और आपने भी ये नोटिस किया होगा, आप पढ़ाते भी रहे हैं कि हमारा यहाँ पे जितना टैलेंट है उसका एक ही जो है वो उसकी एक ही ख्वाहिश होती है कि किसी तरह मैं वेस्टर्न वर्ल्ड में, डेवलप्ड वर्ल्ड में चला जाऊं, और हमारा ब्रेन ड्रेन उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हो रहा है। हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईटी एक्सपर्ट्स हमारे सारे जो हैं वो बाहर की तरफ जो है वो बाहर का रुख कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास लोग ठहर ही नहीं रहे,
اس کا کیا کریں؟ دیکھیے اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے چونکہ شرح نمو کی رفتار میں کمی آئی، مختلف وجوہات میں نے ذکر کیا، ٹیررزم کا، میں نے آپ کو بجلی کی کمی کا کہا، ان سب وجوہات کے بنا شرح نمو تقریباً 3 سے 4% پہ آ کے رک گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، ہمارے جو نوجوان ڈگری حاصل کر کے مارکیٹ میں آتے ہیں، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت پاکستان میں 50 لاکھ نوجوان مرد ایسے ہیں جو یا تو بے روزگار ہیں یا انہیں کوئی تعلیم کی طرف ان کا رجحان نہیں ہے، یعنی کہ آئیڈل ہیں، آئیڈل، اور 70 لاکھ خاتون ایسی ہیں جو آئیڈل ہیں۔ تو اس ماحول میں بیچارے ہمارے بچے جو ہیں، یوتھ جو ہیں، وہ مجبوراً انہیں سوچنا پڑتا ہے کہ ہمیں باہر جائیں، کہیں ہمیں موقع ملے، مگر اب میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ باہر بھی اب اپرچونٹیز بہت کم ہو گئی ہیں، اور اب تو امکانات یہ ہیں کہ سعودی عربیہ وغیرہ سے، ملک دبئی وغیرہ سے لوگ کچھ واپس آنا شروع ہو جائیں گے، لہٰذا ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، ہمیں اپنے نوجوانوں کو ایبزارب کرنا ہے، انہیں موقع دینا ہے۔ اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں نے دنیا کی بڑی یونیورسٹیز میں پڑھایا ہے، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو اگر تعلیم اچھی ملی، موقع ملے، میرٹ کا نظام ہو، ہمارے جو لوگ ہیں وہ بہت دنیا کے بیسٹ سے کمپیئر کر سکتے ہیں آپ، بس صرف انہیں موقع دیجئے اور وہ آگے بڑھیں گے۔ ان کو موقع دیجئے، وہ آگے بڑھیں گے۔ اب مواقع کی بات ہو رہی ہے، موقعوں کی بات ہو رہی ہے کہ کس طرح جو ہے ان کو اپرچونٹیز جو ہیں وہ دی جائیں، تو اس میں مجھے یہ بتائیں کہ ہمارا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ بیکاز آبویسلی یہاں پہ اکنامک گروتھ ہوگی تبھی یہ مواقع جو ہیں یہ یوتھ کو ملیں گے، تبھی یہاں پہ آپ جو ہے ان کو روک سکیں گے۔ جو ہمارا ایک کنیکشن ہو چکا ہے، ہر آنے والی حکومت جو ہے وہ IMF کے در پہ جا کے دستک ضرور دیتی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ڈو یو سی اس IMF فری؟ دیکھیے اس وقت جو مسئلہ کچھ پیدا ہوا ہے پچھلے 2-3 مہینے میں کہ ہمارے درآمدات کا لیول بہت بڑھ گیا ہے، اور آپ نے یہ دیکھا کہ جولائی کے مہینے میں 3 ارب ڈالر سے زیادہ ہمارا تجارت کا خسارہ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے 120 ارب ڈالر باہر کے لون لے چکے ہیں، اور اب ان کی ری پیمنٹ جو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، تو ہمارا جو ایکسٹرنل فائنینسنگ ریکوائرمنٹ ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے، اور آنے والے سالوں میں ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ایکسپورٹس بڑھائیں، فورن انویسٹمنٹ آئے وغیرہ۔ اس وقت مسئلہ صرف یہ ہے کہ چونکہ دنیا میں بہت ہی انسرٹنٹی ہے، حالات بہت خراب ابھی بھی ہیں کووڈ کی وجہ سے، تو ہمیں یہ کہنا چاہیے IMF سے کہ دیکھیے اس وقت آپ پروگرام کو سسپینڈ رکھیں، آپ ہم پر بوجھ نہ ڈالیں ریفارمز کا، ملک میں چوتھا اٹیک چل رہا ہے، اور انہوں نے بڑی سمجھداری دکھائی پچھلے مرتبہ بھی کہ انہوں نے سسپینڈ کیا پروگرام، تو اب ہمیں یہ ان سے گزارشیں کرنی چاہیے کہ دیکھیے ان حالات میں ہم سخت اقدامات، یعنی کہ بجلی کی نرخ بڑھاؤ، یہ کرو وہ کرو، ہم نہیں کر سکتے ہیں، جب حالات معمول پہ آئیں گے تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ اچھا، آپ نے حکومت کے جو پروگرامز ہیں ان کو آپ جب اینالائز کرتے ہیں اسپیشلی یوتھ کے حوالے سے، بیکاز ہمارا یوتھ بلج ہے، ہم نے اس کو جو ہے ہم یہ نہیں چاہتے وہ لائبلٹی بنے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ایک اپرچونٹی بنے۔ آپ کیا پروگرامز حکومت کے دیکھ رہے ہیں جن سے آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا یوتھ بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے؟ کون سے ایسے پروگرام؟ بسم اللہ، ہمیں اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ ہماری حکومت جو ہے ان کا رجحان یقیناً نوجوان پہ ہے، یوتھ پروگرامز پہ ہے، اور انہوں نے کامیاب جوان پروگرام کو بھی لانچ کرنا ہے، مگر اس میں مجھے سمجھ میں کچھ بات نہیں آتی کہ اس میں دقت کیا ہے، اس میں تھوڑا سا ڈیلے ہوا ہے۔ دوسری طرف یہ ٹارگیٹڈ ہونا چاہیے، اور پہلے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کی پراپر ٹیکنیکل اور ووکیشنل ٹریننگ ہو جائے،
تاکہ ان میں قابلیت پیدا ہو جائے، اور اس کے بعد اگر وہ کوالیفائی کر جائیں تو ان کو کریڈٹ پہ آٹومیٹک ایکسس دیں آپ 5 لاکھ روپے کا. اوکے. اس کے نتیجے میں وہ پروجیکٹس چھوٹے چھوٹے کھڑا کریں گے، اس سے ان کی انکم میں آمدنی میں اضافہ ہوگا اور ملک کے حالات بہتر ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ کامیاب جوان پروگرام نمبر 1 پرائرٹی پروگرام ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہماری حکومت اس بات پہ توجہ دے رہی ہے اور ان قریب یہ پروگرام پوری طور پہ لانچ ہو جائے. سو پاشا صاحب، امید ہے صحیح راہ پہ ہم گامزن ہیں. منزل تھوڑی دور ہو سکتی ہے، اس میں دیر لگ سکتی ہے، لیکن اس وقت ہماری راہ جو ہے، جو سمت ہے، اس کا تعین آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو چکا ہے. آپ کی باتوں سے میں نے عکس کیا نتیجہ. جی بسم اللہ. اللہ کے فضل سے یہ ملک ایسا ہے جو ہر مسئلے کو حل کرتا ہے. البتہ کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ایک لانگ ٹرم ہمارا ویژن ہو، پلان ہو، اور ہم آگے بڑھیں. یہ نہ ہو کہ ہم الجھے رہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک ریزیلینٹ ماشاءاللہ ملک ہے، جس کی دنیا میں 5واں ملک ہے پاپولیشن کے لحاظ سے. انشاءاللہ ہم سب کی دعا ہے کہ ہمارا پاکستان آگے بڑھے اور سب جو ہے لوگ ان آہستہ آہستہ خوشحالی آ جائے. انشاءاللہ ملک آگے بڑھے گا، خوشحالی آئے گی. پاشا صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اس سیگمنٹ کو کلوز کرتی ہوں اور ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں. بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ عبدالباسط صاحب ہوں گے. باسط صاحب سے بھی بات کریں گے کہ کیا خارجہ محاذ پہ وہ کیا جو ہے چیلنجز دیکھ رہے ہیں، کیا کامیابیاں دیکھ رہے ہیں. دیٹ اینڈ مچ مور رائٹ آفٹر دی شو. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ہمارے ساتھ اس وقت عبدالباسط صاحب موجود ہیں. آپ ہائی کمشنر ٹو انڈیا رہ چکے ہیں اور خارجہ محاذ کو آپ سے بہتر شاید کوئی اور نہیں سمجھتا. بہت بہت شکریہ باسط صاحب کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. تو باسط صاحب، اس وقت 14 اگست کی انڈیپینڈنس ڈے کی مناسبت سے آپ سے جو سوال پوچھنا چاہوں گی اور جو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم خارجہ محاذ پر ہم کس طرف جو ہے وہ گامزن ہیں. اگر ہم اس کا خلاصہ کریں، جب پاکستان کیم انٹو بینگ تو اس وقت پوسٹ ورلڈ وار 2 کا سیناریو تھا، ساتھ ہی ساتھ کولڈ وار جو ہے وہ شروع ہو رہی تھی. وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا آن سیٹ تھا. نیا ملک تھا، اس نے چوز کرنا تھا کہ کس کیمپ میں جائے. کیا یہ وجہ ہے کہ ہم فرام دا آن سیٹ ایک سیکیورٹی سٹیٹ بن کے رہ گئے، نہ کہ ایک ویلفیئر سٹیٹ جس کا خواب قائد نے دیکھا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر خان. لیکن جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، یقینی طور پہ جب پاکستان آزاد ہوا، ہم معرض وجود میں آئے، تو ہمارے سیکیورٹی کنسرنز تو بھارت کے حوالے سے تھے. لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں سیکیورٹی جینون سیکیورٹی کنسرنز تھے، اس کے علاوہ ہم پاکستان کا جو اندرونی ہمارا سیاسی معاملات ہیں اس کو صحیح ہینڈل نہیں کر پائے. اس کی وجہ سے بھی سیاسی استحکام چونکہ نہیں رہا، تو پاکستان نے بہت سی کولڈ وار کے زمانے میں بھی اور اس کے بعد بھی بہت سے ایسے کمپرومائزز کیے خارجہ امور کے محاذ پہ جو شاید ہمارے ریاست کے نیشنل انٹرسٹ سے مطابقت نہیں رکھتے تھے. تو یہ پرابلم ہمیں آج تک کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے. اس کی جو امپلیکیشنز ہیں ہماری اپنی خارجہ امور میں، ہماری خارجہ امور میں آپ کو کنسسٹنسی نظر نہیں آتی. اور پھر ایڈہاکزم بہت ہے. پھر دوسری طرف ہم اس غیر جو سیاسی استحکام نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنی جو انسٹیٹیوشنز ہیں بشمول وزارت خارجہ اس کو صحیح معنوں میں ڈیولپ نہیں کر پائے، اسٹرینتھن نہیں کر پائے کہ وہ جو 21ویں صدی کی جو ہمارے چیلنجز ہیں اس کو اسٹیپ اپ ٹو دا پلیٹ، وہ والی بات. تو یہ بہت، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک وجہ نہیں ہے، بیرونی وجوہات بھی ہیں، اندرونی مسائل بھی ہیں، جس کی وجہ سے آج بھی ہمیں جو تھوڑے بہت پرابلم نظر آتے ہیں اپنے خارجہ محاذ پہ، اس کی اوبویسلی سب وجوہات شامل ہیں کسی نہ کسی طور پہ. صحیح. اچھا سر، ہمارے دو جو ہمسائے ہیں، ہمسائے ملک ہیں، بائی دا وے دونوں نے، جنہوں نے ہمیں شاید دونوں نے بلکہ یقیناً ہمیں قبول نہیں کیا جب سے پاکستان جو ہے وجود میں آیا ہے. نہ افغانستان نے قبول کیا، نہ ہی انڈیا نے جو ہے وہ قبول کیا، اور دونوں کے ساتھ چپکلش اپنی نوعیت کی جو ہے وہ چلتی رہتی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ، یا کیا امید کی جا سکتی ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ چیزیں بہتر ہوں گی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ مزید بگاڑ کی طرف جو ہے وہ جا سکتی ہیں؟
vis-a-vis CPEC और बाकी जो इंटरेस्ट हैं इस वक्त, रीजनल जो इंटरेस्ट हैं, आप क्या देख रहे हैं? देखिए, मामला कुछ ये है कि पाकिस्तान और भारत का जहाँ तक ताल्लुक़ है, एक तो हमारे अपने दो तरफ़ा मामलात हैं, और मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जब तक जम्मू और कश्मीर का मामला जो है वो किसी तौर भी हल नहीं होता जो कि सबको काबिल कबूल हो, उस वक्त तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान नॉर्मल ताल्लुकात की तो गुंजाइश ही नहीं है। आपने जो जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि जो ग्लोबल डायनामिक्स है हमारे रीजन में प्ले आउट होते हैं, फिर आपने बड़ा जो है वो वाजे कर दिया कि जो अमेरिका के अज़ाइम हैं ख़ित्ते के लिए, जहां वो चाइना के बरक्स खड़ा करना चाहता है हिंदुस्तान को, उस सारे पैराडाइम में जो आप समझते हैं कि जो अफ़गानिस्तान में इस वक्त सिचुएशन आ रही है वो बेहतरी की तरफ जाएगी, या जानते बूझते हुए बाय डिज़ाइन वहाँ पे जो है वो बदअमनी पैदा की जा रही है, और ये अमेरिका के भी इंटरेस्ट में है कि वहाँ पे बदअमनी रहे? मैं तो इस बात में मेरी कन्विक्शन है कि जहाँ तक भारत का ताल्लुक है और अमेरिका का ताल्लुक है, वो तो चाहते हैं कि अफगानिस्तान अनस्टेबल रहे और पूरे रीजन में एक वॉलिटिलिटी का अंसर मौजूद रहे, और यही उनके मफादात में है। बल्कि मैं तो यहाँ तक भी एक लिहाज से सोचता हूँ कि शायद एक बहुत बड़ा दहशतगर्दी के वाक़यात भी करवाए जाएं हमारे इस इलाके में, ताकि चाइना को इन्वॉल्व रखें किसी तरीके से। क्योंकि देखिए, सोवियत ऑक्यूपेशन हुआ, उसने वहाँ अफगानिस्तान ने मार खाई, उसके बाद अमेरिका आया, उसके भी कदम नहीं जमने दिए गए अफगानिस्तान में। अब चाइना को किस तरीके से वो इन्वॉल्व करना चाहेंगे। बहरहाल ये एक ऐसा अफगानिस्तान एक ऐसा इशू है जो हमारे लिए एक बहुत अहम इशू है। मैं समझता हूँ कि जो अफगानिस्तान में, हम सब जानते हैं कि अफगानिस्तान में अमन कितना ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए, इसलिए हम हर तरफ से कोशिश तो कर रहे हैं। और मुझे इस बात की भी किसी हद तक इत्मीनान है कि चाइना ने भी तालिबान के साथ इंगेजमेंट की है। वो भी समझते हैं कि अफगानिस्तान में अमन उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बैरूनी क़ुव्वतें हैं लाइक अमेरिका वगैरह, वो ETIM और दीगर मुस्लिम्स के जो इशूज़ हैं उनको भी उभारेंगे, और क्योंकि वो चाहते हैं कि चाइना को अंदर से कमज़ोर करें और बाहर से ऑब्वियसली जो BRI है। क्योंकि देखिए, बाइडन ने भी और उससे पहले ट्रम्प ने भी बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि उनके लिए जो बड़ा ख़तरा है उनकी सुप्रीमेसी को, वो चाइना है। तो वो चाइना को अंदर से भी कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे और बाहर से भी उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। और चूँकि पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात जिस नोयत के हैं, तो हमारे लिए भी प्रॉब्लम्स आगे आने वाले बढ़ सकते हैं। तो ज़्यादा चैलेंजेस मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान के लिए खारजा महाज पे। अच्छा, एक और आपने चैलेंजेस की बात की, तो एक और बड़ा चैलेंज जो कि पोस्ट 9/11 हमें नज़र आ रहा है, वो जो बदलाव आया है, और गुज़िश्ता ख़ुसूसन अगर कहा जाए पिछले 10 साल के अंदर जो इस्लामिक डिप्लोमेसी है, उसमें एक बहुत बड़ा जो है वो हमें तब्दीली जो है वो नज़र आई है। वो एक वहाँ चैलेंजेस हमें विज़ावी पाकिस्तान बहुत ज़्यादा नज़र आए हैं। किस तरह आप समझते हैं कि उनके साथ जो है वो निपटा जा सकता है? हमने हालिया दिनों में गुज़िश्ता कुछ सालों में देखा है, सऊदी अरेबिया हो, UAE हो, यहाँ हमें देखा जो हमारे ताल्लुकात पहले थे वो उस नौयत के नहीं रहे। फिर कश्मीर के मसले पे भी हमने देखा, बहुत सारे और इश्यूज़ हैं। वहाँ सिचुएशन किस तरह जो है वो बेहतर अपने मफाद में की जा सकती है? क्योंकि ये हम जानते हैं भारत एक बड़ी मंडी है, भारत की एक अपनी वैल्यू है, तो हमें उस तरह नहीं लिया जा सकता। इन द गिवन डायनामिक्स हम किस तरह अपनी सिचुएशन जो है उसको बेहतर कर सकते हैं? देखिए, जहाँ तक इस्लामी दुनिया का ताल्लुक है और ख़ास तौर पर खलीजी ममालिक का, सऊदी अरब और UAE वगैरह का, तो ये बात नहीं है कि ये कोई हमारे दो तरफा, हम भी उनके लिए बड़े इम्पोर्टेंस रखते हैं। और मामला कुछ शुरू हुआ यमन से। यमन में जब हमारी पार्लियामेंट रेजोल्यूशन पास की वी विल प्ले न्यूट्रल, ये जो हम लोग फॉरेन पॉलिसी अमूर को पार्लियामेंट में लेकर जाते हैं बेवक्त और बेजरूरी तौर पे, गैर ज़रूरी तौर पे, इन चीज़ों से भी इज्तनाब करना चाहिए। जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो आपने देखा कि किस तरह मोहम्मद बिन सलमान भी पाकिस्तान आए, मोहम्मद बिन जैद भी आए, और मोहम्मद बिन सलमान ने तो ये यहाँ तक कहा कि मैं पाकिस्तान का सफ़ीर हूँ। अब्दुल बासित साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ गौहर मुमताज़ साहब मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे कि आर्ट्स एंड कल्चर में हम कहाँ जो है वो पीछे रह गए, क्यों पीछे रह गए। दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ गौहर मुमताज़ साहब मौजूद हैं। आप सिंगर हैं, गिटारिस्ट हैं, एक्टर हैं, एंड वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ
वन ऑफ आवर फेवरेट बैंड्स जल। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर साहब कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। गौहर साहब, हम एज वे सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे, तो हम अपनी पूरा एक एनालिसिस कर रहे हैं, खारजा महाज हो, एंटरटेनमेंट हो, दीगर जितने हमारे मुल्क में इस वक्त मसाइल हैं उस पर बात कर रहे हैं। तो उस मुनासबत से मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आज एक टर्म इन दिस डे एंड एज जो बहुत ज़्यादा हम सुनते हैं वो है 5th जनरेशन वॉरफेयर, जिसका एक बड़ा अहम कंपोनेंट जो है वो एंटरटेनमेंट मीडिया है। उसमें फिल्म भी है, उसमें म्यूज़िक भी है, उसमें आपका जो है वो ड्रामा भी आता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क की हद तक अगर हम देखें तो पिछले 20 साल में इस मीडियम में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। अब थोड़ी सी बेहतरी आना शुरू हुई है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि व्हाट्स नीडेड फॉर द रिवाइवल ऑफ दिस इंडस्ट्री, ताकि हम इसको एक अहम टूल के तरह इस्तेमाल, अहम टूल के तौर पे इस्तेमाल कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी मारिया। बहुत शुक्रिया आपका। मैं हमेशा से ये बात कहता आता हूँ कि हमें अपने मुल्क के लिए भी बहुत कुछ करना चाहिए जिस कैपेसिटी में भी है ना। ये बात हम बहुत दफा कर चुके हैं, बट वो अपनी कैपेसिटी में कैसे करें। मैं म्यूजिक फील्ड से हूँ, मैं एक एक्टर हूँ और सिंगर हूँ। मुझे हमेशा से आज ये लगा, इस गाना 14 अगस्त का गाना निकालने का मकसद भी ये था कि जितना प्यार, जितने अवार्ड्स, सब कुछ हमें पाकिस्तान से मिला है। हम नेबरहुड में भी जाके परफॉर्म करते हैं, वहां से भी वापस आते हैं, बट हमें सीखने वाली बात ये है कि वी शुड ऑल्सो ओ समथिंग बैक टू आवर कंट्री एज वेल। वो अपनी अपनी कैपेसिटी में हमें करना चाहिए। गवर्नमेंट का अपना किरदार है, हमारा अपना किरदार है। हम गवर्नमेंट से नहीं कह सकते कि उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, ठीक है ना। वो हमें भी कह सकते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया। इसीलिए ये नेशनल इंडिपेंडेंस डे पे मारिया ये गाना निकालने का मकसद ये था कि इस वीडियो के अंदर वो सब हीरोज, कायद आजम से लेके मोइन अख्तर, वो सब लोगों को हाईलाइट किया जाए, ना कि अपने आप को ज्यादा हाईलाइट किया जाए। उसकी वजह ये है कि आने वाली जनरेशन को, जिस तरह आपने सवाल किया, उनको हमने बताना है, उनको हमने एजुकेट करना है कि आपको एज अ नेशन कैसे अटैक और कैसे एज अ यूनिट रहना है। अच्छा गौहर, एक चीज़ बताएं, ऑब्वियसली हमारे मुल्क में हमने देखा जो कॉन्सर्ट्स होते थे, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जो हमारा थिएटर होता था, वो सब कुछ इट केम टू अ स्टैंड स्टिल बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी डायनामिक्स। लेकिन अब हमारी जो सिचुएशन है वो बहुत बेहतर हो गई है। अगर ये कहा जाए ज़मीन आसमान का डिफरेंस आया तो गलत नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो रिवाइवल उस तरह नहीं हो पा रहा। क्या वजह है? आप समझते हैं कहीं एप्रीहेंशंस अभी तक मौजूद हैं, या हम उसको प्रॉपरली, हम ये मतलब क्या वजह क्या है कि हम उसको रिवाइव नहीं कर सके उस तरह? देखिए, मैं आपको बात बताता हूं, आपको स्टार को स्टार मानना पड़ेगा। ये एक बड़ी बोल्ड और लेकिन एक हकीकत है। आपको स्टार का देखें, हमें आर्टिस्ट, आप जब एक स्टेटस देंगे कि हम एक आर्टिस्ट का दर्जा रखते हैं और फिर ही रिवाइवल होता है। आपको बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया। ऑनेस्टली जब वो बिल्कुल अपने एंड कैरियर के एंड पे होते हैं, तब जाके हमें याद आता है कि यार उनको भी सितारा इम्तियाज इस तरह की चीजें उनके लिए करें। अभी रहती दुनिया में जो लोग हैं उनको इन प्लेटफॉर्म पे, जिस तरह आपके प्लेटफॉर्म है, बहुत से म्यूजिक प्लेटफॉर्म हैं, उन पे आपको रिकग्नाइज करना पड़ेगा। और आपको आप करते भी हैं, हम एक्नॉलेज कर भी रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, और वैलिडेशन के लिए ये ना हो कि हमसाया मुल्क में जाएं तो फिर वैलिडेशन आए, फिर हम हीरो माने। ये भी मेरा ख्याल है कि मारिया, आप बिल्कुल आप मेरी बात बिल्कुल समझ रही हैं कि जब तक आप उनको हीरो तब तक ना माने जब तक वो मुल्क से बाहर जाके 4-5 अवार्ड्स ना लेकर आए या फिल्मों के गाने ना करें। उनको यहाँ पे काम करना जरूरी है। मैं आपको सुन के बहुत खुशी होगी कि हमारे जल के जितने गाने थे, आदत, सजनी, लम्हे और बहुत से गाने थे, इनको वहां हमारे नेबरहुड से बैठ के वहां से लोग सुन के और वहां पे फैंस फॉलो करते हैं। इस वजह से वो हमें बुलाते हैं, क्योंकि उनको हमारा म्यूजिक पसंद है, हमें भी उनका म्यूजिक पसंद है, हमें भी चीजें पसंद। बट आपको उन्होंने एक प्रॉपर प्लानिंग से जिस तरह वो लोग चले हैं, आई एम श्योर हमारी गवर्नमेंट भी इस पे बहुत काम कर रही है। आप प्रॉपर एक फिल्म सिटी बनाइए पाकिस्तान में, आप प्रॉपर म्यूजिक चैनल्स बनाइए पाकिस्तान में, आप उनको लोन्स दें, जो नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं, नए आर्टिस्ट आ रहे हैं। जब आप उनको ये बताएंगे कि आपका फ्यूचर सिक्योर है एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर, एज ए सिंगर, तो मेरा ख्याल है कि वो बहुत आगे जाएंगे और बहुत सिक्योर फील करेंगे। क्योंकि आपको पता ना कि यहाँ पे तो हम कहते हैं कि आर्टिस्ट और जितने हमारी कम्युनिटी है, वो अगर इकट्ठे होके एक जगह पे एक फिल्म सिटी और एक रेकॉर्ड लेबल कंपनी के थ्रू काम करें तो बहुत कुछ हो सकता है। हमें देखें, वी ऑल्सो नीड, हम एक गाना जब तक लॉन्च करते हैं मारिया, जब तक हम लोगों को बताएं ना कि ये गाना लॉन्च हुआ है न्यूज चैनल पे, तो उनको नहीं पता चलता। मार्केट जो है वो थोड़ी डिफरेंट नहीं पता होता। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा
बिल्कुल आपने सही कहा कि इंसेंटिवाइज हमें जो है इसको एज अ सेक्टर हमें लेना है, जैसे भारत में दे टेक इट एज अ सेक्टर, एज एन इंडस्ट्री, और इंसेंटिवाइज हमने जो है वो करना है। मुझे लेकिन ये बताइए कि ये तो एक इसका पहलू हो गया। दूसरी साइड पे जो हम देख रहे हैं, आई माइट बी रॉन्ग, वो जो हमारे ड्रामों में या हमारी मूवीज़ में एक क्रिएटिव जो एंड था, जो क्रिएटिविटी थी, वो कहीं मिसिंग है। क्रिएटिव ड्रेन है या इज इट जस्ट ईजियर टू पिक अप? जो भारत में चीज़ चल रही है, ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, उसको उठा लें और उसी को कट कॉपी पेस्ट कर दें। क्या वो क्रिएटिव ड्रेन है या इट्स जस्ट ईजियर? व्हाट इज इट? मारिया, असल में ये है कि सोशल मीडिया की वजह से मार्केट इतनी तेज हो गई है कि हर किसी को जल्दी है। आर्ट एक ऐसी फॉर्म है जो जल्दी का काम नहीं है। चाहे वो गाना हो, चाहे वो रिकॉर्डिंग हो, चाहे वो आप जिस तरह कह रही हैं फिल्म हो, चाहे ड्रामास हो, वो एक क्रिएटिव जोन में जब तक वो नहीं जाएंगे वो क्रिएट नहीं कर सकते। आपको याद होगा कि आज जो आप कह रही है ना कट कॉपी पेस्ट फॉर्म, देखते हैं आज क्या चल रहा है उसी का म्यूजिक हम छापते हैं, या फिल्म में जो या ड्रामे में जो कंटेंट चल रहा है कि अच्छा उस चैनल पे ऐसे चल रहा है तो हम इस चैनल पे ऐसे कर लें। तो वो जो क्रिएटिव विजडम था ना, वो प्रेशर में बहुत आ चुका है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मेरे ख्याल इतना पावरफुल मीडियम है। मैं पिछले कुछ देर से ये ऑब्जर्व कर रही हूँ। इंडिया अगर आप देखें, ऑब्वियसली बिकॉज हमारा जो इस वक्त जो अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है, उसमें अगर देखा जाए तो इंडिया जिस तरह बॉलीवुड को इस्तेमाल कर रहा है एज सॉफ्ट पावर, एज सॉफ्ट पॉलिटिक्स, वो हमने वो अपॉर्चुनिटी जो है वो कहीं बहुत पीछे छोड़ दी है, या हमने बहुत देर से उसको जो है वो रियलाइज़ किया है। तो मेरा ख्याल है आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमें उसको वो ड्यू फैसिलिटीज़, वो इंसेंटिवाइज उसके लिए वो करना है ताकि हम उससे फ़ायदा जो है वो उठा सकें। आखिर में बिल्कुल हमारा प्रोग्राम जो है वो सेगमेंट कंक्लूड करना चाहूँगी, लेकिन ऑब्वियसली आपसे रिक्वेस्ट यही है, कंक्लूजन तब तक नहीं हो सकती, कंक्लूड हम तब तक नहीं कर सकते जब तक आप हमें अपना गाना थोड़ा सा गा के नहीं सुनाएंगे। गौहर इज़ बैक, गौहर कहीं नहीं गए, ताकि लोगों को पता चले कि दिस हाइएटस वाज फॉर अ वेरी पॉजिटिव कॉज। तो अगर आपसे रिक्वेस्ट करूंगी अगर कुछ गा के सुना दें। बिल्कुल मारिया, गाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे इस टाइम इतना वो फीडबैक चल रहा है कि शायद ना सुनने वालों को समझ आएगी। बट व्हाट आई कैन डू इज दैट इफ आई कैन रिक्वेस्ट दैट यू कैन प्ले द न्यू सॉन्ग जो पूरी नेशन के लिए हमने किया है 14 अगस्त का नया गाना, ताकि वो लोग सुने और उन तक वो गाना पहुंच सके। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्ले द सॉन्ग इफ यू गाइस कैन 14 अगस्त के लिए, एंड नेक्स्ट टाइम इफ आई कम टू स्टूडियो आई विल कम अप विद द सॉन्ग एंड एक लाइव परफॉर्मेंस करेंगे वहां पे। गौहर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और जाते जाते प्रोड्यूसर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि गौहर का जो नया गाना है वो थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को जो है वो सुनवा दे, ताकि पता चले कि गौहर किस चीज़ पे जो है वो काम करते रहे। मैंने जिसे प्यार किया है पाकिस्तान है वो, हर मुश्किल से लड़ा है जो पाकिस्तान है वो, तब्दील हो रहा है जो पाकिस्तान है वो, पूछो जो नाम मेरा तो पाकिस्तान है वो। थैंक यू गौहर, आज का प्रोग्राम हम कंक्लूड करेंगे और आखिर में यही कहूँगी कि हमने भी देखना है कि एज अ नेशन हम और एज पाकिस्तानीज हम क्या कर सकते हैं मुल्क के लिए, हम किस तरह जो है हाउ कैन वी गिव बैक टू दिस नेशन। सो ऑन दैट नोट आज का प्रोग्राम कंक्लूड करूंगी। आपसे मुलाकात होगी कल। गुड नाइट एंड अल्लाह।